डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज का मोटिवेशनल थॉट है, दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, पर कामयाबी ही है जो सिर्फ ठोकर लगने से मिलती है। इन्हीं मोटिवेशनल थॉट के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, यानी कि सेक्टर्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको पूरे चैप्टर में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटीज, इसमें आपकी 3 एक्टिविटीज आएगी, 3 सेक्टर्स आएंगे। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड टर्सरी सेक्टर्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यानी कि एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग किस टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज, सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लास्ट कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि ऑनरशिप के बेस पर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर्स। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग। सो पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं। दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, यानी कि वो एक्टिविटीज जिससे हमें पैसा मिलता है उसे क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स। तो पहले जानते हैं प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर्स को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स। जो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है वो बेसिकली क्या होगा, नेचुरल गुड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स। So it is called primary। इसको प्राइमरी क्यों बोला गया है, बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यही एक तरीके से बेस का काम करता है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। और ये दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे सेकेंडरी सेक्टर्स है उसके लिए बेस बनाता है, उसके लिए बेस प्रोडक्ट का काम करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग एंड माइनिंग। सो हमने अभी क्या पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर्स के बारे में। नेक्स्ट सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। सो इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की मदद से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शुगर केन है, शुगर केन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर में, और कॉटन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्लॉथ में। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में। नेक्स्ट इज टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सर्विस सेक्टर्स। सो इट हेल्प टू डेवलप अदर सेक्टर्स, ये क्या करता है, दूसरे सेक्टर्स की हेल्प करता है, उनको डेवलप करता है, लाइक प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प कौन करता है, टर्सरी सेक्टर्स। एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, ये क्या करता है, बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या करता है, इनकी हेल्प करता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ये डायरेक्टली कभी भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता। गुड्स प्रोड्यूस करने का काम किनका होता है, प्राइमरी सेक्टर्स एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। सो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसीज, ये सब टर्सरी सेक्टर्स के पार्ट है। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं जिसमें एसेंशियल सर्विस में आ सकता है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो ये भी एक तरीके की सर्विस है, तो ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट है, यानी कि टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये आपको क्या करते हैं,
सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। ये एक तरीके से डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ये इसमें हेल्प जरूर करते हैं। इसके अलावा जो एटीएम बूथ है ये भी किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कितने टाइप्स है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये एक तरीके से क्या करता है, बेस है फॉर अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर, इसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करता है अदर फॉर्म्स में, यानी कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है ये फिनिश प्रोडक्ट में। लास्ट टर्सरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स भी बोल सकते हैं। ये डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, बट ये हेल्प करता है किसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। सो एक तरीके से तीनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, यानी कि तीनों सेक्टर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं और पता करते हैं कैसे उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड, कि हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है उसको यूज करते हैं, ना कि एक्चुअल नंबर्स, नॉट एडिंग अप एक्चुअल नंबर्स। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। 10,000 kg ऑफ व्हीट सोल्ड एट ₹20 पर केजी, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को विद 20 से, तो 2 लाख आए। तो अब हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको यूज करेंगे, ना कि इसकी जो एक्चुअल नंबर है उसको। नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडेड, यानी कि जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग सिर्फ फाइनल गुड्स को यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को, बिकॉज इट ऑलरेडी इंक्लूड वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जो फाइनल गुड्स होता है उसी के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू पहले से इंक्लूड होती है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड कर देंगे तो इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है डबल काउंटिंग की। दिस विल लीड टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यानी कि एक सामान की जो वैल्यू है वो डबल बार काउंट हो जाएगी। सो अब जानते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स डेट आर डायरेक्टली कंज्यूम और रीच द कंज्यूमर्स, यानी कि जो फाइनली लास्ट में कंज्यूमर के पास पहुंचता है वो गुड्स क्या होता है, फाइनल गुड्स, और जिसमें हम लोग दो और प्रोडक्शन नहीं कर सकते, नॉट फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। इट्स वैल्यू यूज्ड इन जीडीपी, और हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही सिर्फ जीडीपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जिसको हम लोग फाइनल गुड्स में यूज करते हैं, दैट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग। वो गुड्स जिसका और प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, एंड इट्स वैल्यू नॉट यूज इन जीडीपी, और हम लोग इसको जीडीपी में यूज नहीं करते। अब हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक फार्मर है, वो वीट प्रोड्यूस करता है और वो क्या करता है, ₹8 पर केजी के हिसाब से उसको सेल आउट कर देता है। किसको करता है, फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल क्या करती है, उस वीट से फ्लोर बनाती है और उसको ₹10 पर केजी के हिसाब से सेल कर देती है। किसको, बिस्किट कंपनी को। बिस्किट कंपनी उससे 4 पैकेट ऑफ बिस्किट बनाती है और इसको क्या करती है कि वो एक पैकेट का ₹15 चार्ज करके ये आगे सेल आउट कर देती है। तो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आई, ₹60। तो जो ₹60 है वो क्या हुआ, लास्ट में फाइनल गुड्स हुआ, जो लास्ट में कंज्यूमर के पास जो पहुंचा, जो बिस्किट का पैकेट पहुंचा, 4 पैकेट की वैल्यू कितनी है, ₹60। सो हम लोग फाइनल गुड्स क्या मानेंगे, बिस्किट्स, और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जो फ्लोर, जो आटा बना और उसके बाद आटे में हमने शुगर मिलाया या फिर ऑयल मिलाया और इससे हमने जो बिस्कुट बनाया। सो ये जो सारा प्रोसेसिंग हुआ उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक इज जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी वैल्यू, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, विच इज प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस की जाती है विद इन ए कंट्री, यानी एक देश के अंदर जो प्रोड्यूस की जाती है। कब,
ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, यानी कि लगभग एक साल के अंतर्गत एक देश में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीडीपी। और बेसिकली शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं इट इज द सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जीडीपी निकलेगी। सो हायर प्रोडक्शन मींस हायर जीडीपी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी जीडीपी ज्यादा होती है। सो हु विल कैलकुलेट जीडीपी, जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, यानी कि जो हमारे तीनों सेक्टर्स है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये वैसे शिफ्ट हो रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में स्टेज 1 में प्राइमरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, उसके बाद ये शिफ्ट कर गया, सेकेंडरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, और अब टर्सरी सेक्टर्स की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है इन 100 इयर्स। ये देखा गया लास्ट 100 इयर्स में टर्सरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो स्टार्टिंग में एंशिएंट टाइम में प्राइमरी सेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, बिकॉज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज की जाती थी और इसी से ही एम्प्लॉयमेंट मिलता था सब लोगों को। नेक्स्ट सेकेंड स्टेज पे क्या हुआ, जो सेकेंडरी सेक्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई, बिकॉज उस समय फैक्ट्रीज डेवलप होना स्टार्ट हो गई, इसलिए लोग ज्यादातर फैक्ट्रीज में काम करना चाहते थे। पीपल स्टार्टेड वर्क इन फैक्ट्रीज, और इसके साथ साथ न्यू मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स भी डेवलप हो गए, इसलिए सेकेंडरी जो सेक्टर्स है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो गई। लास्ट इज टर्सरी सेक्टर्स। सो राइज डिमांड ऑफ सर्विसेज, अब क्या हो रहा है मॉडर्न टाइम्स पे कि जो सर्विस है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से टर्सरी सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो चुकी है। और ये इंपॉर्टेंट किसमें होता है, इन टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन में भी सर्विस सेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट माना गया है। सो आज का टॉपिक है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर्स, की जो टर्सरी सेक्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती जा रही है। हमने क्या देखा है और आपकी बुक में भी बता रखा है कि पिछले कुछ सालों में प्रोडक्शन इन ऑल सेक्टर्स इंक्रीज, कि सारे सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, बट सबसे ज्यादा इंक्रीज किसमें देखने के लिए मिला है, टर्सरी सेक्टर, यानी कि सर्विस सेक्टर्स में मिला है। तो उसके क्या क्या रीजन है, देयर आर 4 रीजन, 4 रीजन है। फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड फॉर बेसिक सर्विस, यानी कि जो बेसिक सर्विस होती है जिसकी हमें नीड होती है उसकी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। वो बेसिक सर्विस क्या हो सकती है, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, कोर्ट हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। नाउअडेज इन सब बेसिक सर्विस की डिमांड इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से जो टर्सरी सेक्टर्स है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज। इसका मतलब जितना ज्यादा डेवलपमेंट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का होगा, एक्टिविटीज का होगा, उतना ही डेवलपमेंट, उतना ज्यादा डेवलपमेंट किसका होगा, टर्सरी सेक्टर्स का होगा। सो इट विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स विल लीड टू मोर डिमांड ऑफ सर्विसेज, यानी कि जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा प्राइमरी और सेकेंडरी का, उससे क्या होगा, ज्यादा डिमांड इंक्रीज होगी सर्विसेज की। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन इनकम लेवल, यानी कि किसी इंसान की जब इनकम लेवल इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है कि वो सर्विस की डिमांड भी इंक्रीज करने लगता है। सो पीपल डिमांड मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, यानी कि वो बाहर खाना खाने के लिए जाता है रेस्टोरेंट में, या फिर घूमने के लिए चले जाता है, टूरिज्म। साथ के साथ वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, जैसे प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, यहाँ पर इलाज करवाता है। सो हमने क्या देखा इस पॉइंट में कि जब इनकम इंक्रीज होती है, इनकम लेवल मोर इंक्रीज होता है, तो जो लोगों की डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, किस चीज की, सर्विसेज की। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। देखो क्या होता जा रहा है कि आजकल ग्लोबलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो आईटी सेक्टर्स है और जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है,
इनकी डिमांड और इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी, ये पढ़ते हैं। देखो मैक्सिमम अगर जीडीपी में अगर हम लोग शेयर की बात की जाए तो किसका है, टर्सरी सेक्टर्स का। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट में अगर बात की जाए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करता है, प्राइमरी सेक्टर्स यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में आज भी ये देखा गया है कि ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जो मिलता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर में मिलता है। तो अब इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, यानी कि ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलता है, किस सेक्टर से मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर में ये देखा गया है कि ये एम्प्लॉयमेंट जितना प्रोवाइड करवाता है उसके कंपैरिजन में जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम होता है। सो शेयर इन एम्प्लॉयमेंट इज ग्रेटर देन शेयर इन जीडीपी। सो इसकी रीजन क्या हो सकता है, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर अंडर एम्प्लॉयड, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। सो एक बेसिक डेफिनेशन इसमें पढ़ेंगे हम लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। ये क्या होता है, ये हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें क्या पाया गया है कि वे पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, यानी कि लोग देखने में ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, बट वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लेकिन वो अपनी पोटेंशियल से कम काम करते हैं। व्हेन मोर पीपल यानी एक्स्ट्रा पर्सन आर वर्किंग, जहां पर क्या होता है कि ज्यादा लोग काम करते हैं, जरूरत से ज्यादा लोग काम करते हैं, और वो सिचुएशन क्या होती है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट की, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। अगर इन लोगों को निकाल दिया जाए एक्स्ट्रा पर्सन को तो प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ रिमूव देम प्रोडक्शन नॉट अफेक्टेड, यानी कि उनको हटाने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, एक एग्रीकल्चर सेक्टर में पढ़ेंगे, उसके बाद कैजुअल वर्कर के बारे में पढ़ेंगे। इसका केस स्टडी दे रखा है आपको एग्रीकल्चर के लिए लक्ष्मी का। लक्ष्मी क्या है, एक स्मॉल फार्मर है जो क्या करती है, 5 मेंबर के साथ में एग्रीकल्चर करती है। अगर इसमें जो अदर मेंबर्स है उसको हटा दिया जाए तो जो प्रोडक्शन होगा उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसमें क्या है कि 2 हेक्टेयर्स ऑफ जो लैंड है वो काफी कम है और उस पर जो लक्ष्मी है वो अकेले काफी है, और उसके साथ चाहे तो 1 पर्सन और काम कर सकता है, बट क्योंकि 5 मेंबर्स पूरी फैमिली काम कर रही है, सो उसमें एक्स्ट्रा पर्सन काम कर रहे हैं। अगर हम लोग उनको एक्स्ट्रा पर्सन को हटा दें तो एग्रीकल्चर पे कोई भी प्रोडक्शन पे किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो वो जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो क्या है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, कहां पर, अर्बन एरियाज में। कौन, जैसे पेंटर्स हो गया, प्लम्बर्स हो गया, रिपेयर पर्सन्स हो गया, ये सब किसके एग्जांपल होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरीके से रूरल एरियाज में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड कैनाल्स, यानी कि रूरल एरियाज में डैम और कैनाल्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जब डैम और कैनाल्स बनता है तब काफी मजदूरों को काम मिलता है, और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो किसान है वो उस पानी का यूज करके अपने फार्म्स को इरिगेट कर सकते हैं। सो इससे ज्यादा जो फार्मर्स है उसको काम मिलेगा और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी इज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें ज्यादा से ज्यादा जब पैसा इन्वेस्ट करेगी तो जो रोड है वो इम्प्रूव होगी। सो इससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इजी हो जाएगा और आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो किसान होते हैं उनको बहुत कम लोग लोन प्रोवाइड करवाते हैं। सो ऐसे में जो लोकल बैंक है अगर वो उसको चीफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी कि कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे अगर लोन प्रोवाइड करवाते हैं तो किसान जो भी एग्रीकल्चर सीड्स, जो भी इनपुट होते हैं वो खरीद सकते हैं। उससे उनको क्या होगा कि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने में इजी होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई, प्रमोट, लोकेट इंडस्ट्रीज
यानी कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना कहाँ पे, सेमी रूरल एरियाज में। ज्यादा से ज्यादा जब इंडस्ट्रीज यहाँ पे प्रमोट की जाएगी, स्टेब्लिश की जाएगी, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जब कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी तो इससे क्या होगा, जो उनकी फसल है, जो उनका जो प्रोडक्ट है वो खराब नहीं होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को बेनिफिट मिलेगा। लास्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट इन टूरिज्म, हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट करती है टूरिज्म से, टूरिज्म सेक्टर भी काफी क्या करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। वैसे ही हेल्थ सेक्टर, गाँव में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं, डॉक्टर्स वगैरह इनकी काफी जॉब यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। इन एजुकेशन सेक्टर्स, इसमें क्या कर सकते हैं कि स्कूल ओपन कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एज ए टीचर्स जॉब प्रोवाइड हो। आज का लास्ट टॉपिक है मनरेगा, जिसको पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। ये कब बना था, 2005 में। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट 2005। इसके कुछ बेसिक फीचर्स है वो जान लेते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली राइट टू वर्क प्रोवाइड करवाता है, कहां पे, 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। ये 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रोवाइड करवाता है 1 साल के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट इज इफ गवर्नमेंट फेल टू प्रोवाइड, यानी कि अगर गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवाती है तो उस केस में क्या होगा, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस यानी कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लास्ट पॉइंट इज 1/3 जॉब रिजर्व फॉर वुमेन, यानी कि 1/3 जॉब रिजर्व की गई है किसके लिए, वुमेन के लिए। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था मनरेगा। हमने इसमें क्या पढ़ा कि इसमें राइट टू वर्क होता है और 625 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोवाइड हो रहा है और इसमें 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। लास्ट पॉइंट इज कि 1/3 जॉब रिजर्व किया गया है किसके लिए, वुमेन के लिए। इस तरीके से ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर्स आगे पढ़ेंगे, जो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 है। और आज का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब देखते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। पहले इनका मीनिंग जानते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होता है, वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड हैव एश्योर्ड वर्क, यानी कि जहां पर जो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो रेगुलर होती है और साथ के साथ जहां पर जो काम होता है वो एश्योर्ड होता है। नेक्स्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, कवर दोस स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, यानी कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट जहां पर विच आर आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो प्रॉपरली फॉलो होते हैं, फॉलोड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, उनको फॉलो नहीं किया जाता, नॉट फॉलोड। थर्ड डिफरेंस इज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है वो क्या फॉलो होती है। यस, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो रेगुलर होती है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो नॉट रेगुलर होती है। नेक्स्ट डिफरेंस इज वर्किंग आवर्स। जो वर्किंग आवर होते हैं, काम करने के जो घंटे होते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड होते हैं, फिक्स। बट अनऑर्गेनाइज में क्या होगा, नॉट फिक्स। जहां तक जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है बट अनऑर्गेनाइज में नहीं होती, नो जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट डिफरेंस इज ओवर टाइम। जब भी ओवर टाइम करते हैं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसका पे किया जाता है, पेड, बट नॉट पेड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। नेक्स्ट डिफरेंस इज जो अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, जैसे पेड लीव मिलती है, यानी कि जब छुट्टी करते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। मेडिकल जो अलाउंस होता है वो मिलता है, साथ के साथ पेंशन और पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। लेकिन ये जो सारे के सारे जो बेनिफिट्स है उसका कोई प्रोविजन नहीं है किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में।
एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके, जैसे टीचर्स, क्लर्क, ये सारे क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आएगा, जो डेली वेज वर्कर्स है या फिर जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स है, वो सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि इनको कभी भी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है रेगुलर नहीं होता, ना ही इनकी वर्किंग आवर्स फिक्स होती है और ना ही इनको जॉब सिक्योरिटी होती है, और ओवर टाइम भी इनको डोमेस्टिक सर्वेंट को नहीं दिया जाता, इसलिए इनको क्या माना जाता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। सो फर्स्ट पढ़ेंगे इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है। गवर्नमेंट कैन सपोर्ट फार्मर्स बाय, गवर्नमेंट फार्मर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकती है, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स है वो प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करवा के। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एग्रीकल्चर इनपुट, यानी कि जो जो एग्रीकल्चर में जरूरत होती है इनपुट या फिर जो जो टेक्नोलॉजी होती है वो प्रोवाइड करवा के इनकी हेल्प कर सकते हैं। थर्ड, चीप क्रेडिट, यानी कि सस्ता जो उनको क्या मिल जाए, ब्याज पर लोन मिल जाए। थर्ड इज स्टोरेज फैसिलिटीज, अगर जो सरकार है वो चाहे तो किसानों को स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ताकि उनकी जो फसल है, उनका जो अनाज है वो खराब ना हो। इन अर्बन एरियाज, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्बन एरियाज। सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है जो भी कैजुअल वर्कर्स है उनके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करवा के उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। थर्ड, फॉर SC/ST और बैकवर्ड कम्युनिटीज, उनके लिए क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट उनके लिए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको स्टॉप कर सकती है, उनके साथ जो भी भेदभाव होता है और रोक सकते हैं, उसको एंड कर सकते हैं या फिर उस पर बैन लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जो डिफरेंस बिटवीन है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सो इनका पहला डिफरेंस है ऑन। पब्लिक सेक्टर को कौन ऑन करता है, गवर्नमेंट, इट इज ऑन बाय गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर को कौन ऑन करता है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर कोई ग्रुप। नेक्स्ट, मोटिव क्या होता है, पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर करना, यानी कि लोगों का भला करना, उनके लिए काम करना। साथ के साथ प्रॉफिट मोटिव भी होता है, बट मेन फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर करना। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, उनका एक ही मोटिव होता है, वो प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। थर्ड, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर के जो भी गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल्स, जो रेलवे है और अपना जो BSNL ऑफिस है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल है। प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, जैसे टाटा, रिलायंस, ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल है। लास्ट, ये क्या प्रोवाइड करता है पब्लिक सेक्टर, इट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विस कौन सी होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ये सब कौन प्रोवाइड करवाता है, पब्लिक सेक्टर्स। और प्राइवेट सेक्टर क्या प्रोवाइड करवाता है, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आज का हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। सो पहला रोल क्या होता है, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवा के उससे क्या होगा कि काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज सपोर्ट फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन एट ए फेयर प्राइस। और वो क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट की, जो किसान है उनको फूड ग्रेन को एट ए फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करवा सकती है और इनको बेनिफिट हो सकता है इससे। थर्ड, प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। कहाँ पे, इन रूरल एरियाज या फिर जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे जो पब्लिक सेक्टर है वो बेसिक जो फैसिलिटीज जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकते हैं। लास्ट इज डील प्रॉब्लम। कौन कौन सी प्रॉब्लम, जो मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की प्रॉब्लम, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि पिछले एक साल में जितने 1000 बच्चों का जन्म हुआ उस पर कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इसके अलावा जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम कौन इजीली सोल्व कर सकता है, पब्लिक सेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर का ये हमारी लाइफ में ये रोल होता है, वो डेवलपमेंट कर सकती है, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे जो आम जनता हो या फिर रूरल एरियाज हो, वहां पर
पब्लिक सेक्टर ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा के इजिली रिमूव कर सकती है। इस तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आगे हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन, वो पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।